नमस्कार साथियों। पूर्व के कलांश में हमने विशेषण का सामान्य परिचय, उसकी पारिभाषिक शब्दावली और प्रकारों के नाम के बारे में हमने विश्लेषण किया। साथ ही तीन प्रकार गुणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में विश्लेषण किया तथा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा की। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसा नहीं बनता है, उसके बारे में चर्चा की। आज दो अन्य प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला चौथा प्रकार है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण, अर्थात वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध करवाए। संख्या का मतलब उसकी गिनती के बारे में, उसकी गणना के बारे में बोध करवाए। फिर वे विशेषण यानी गणना के बारे में, उसकी आवृत्ति के बारे में बोध करवाए। आवृत्ति का मतलब उसके गुणा के बारे में, उसके क्रम के बारे में बोध करवाए या उसके समूह के बारे में बोध करवाए। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गणना, गिनती, उसके क्रम के बारे में, उसकी आवृत्ति के बारे में, उसके समूह के बारे में बोध करवाए, वे विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गणना या गिनती कैसे, जैसे कहा 1 2 3 4, अर्थात किसी संज्ञा की, जैसे मान लो बालक हैं तो बालक 1 बालक 2 बालक 5 बालक 100, तो उसकी क्या हो गई, ये गणना हो गई। फिर गुणा के बारे में, जैसे 2 गुना हो गए, जैसे 3 गुना, जैसे चौगुना, तो ये उसकी गुणे के बारे में कि आने तो 100 आदमी चाहिए थे लेकिन 100 से क्या हो गए, 2 गुना आदमी, यानी उसकी गुणा डबल हो गए। उसकी संख्या गुणे में, उसकी जो काउंट की जाए, उसकी गणना हो, तो उसकी गुणे के बारे में। क्रम के बारे में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो कहने का मतलब हो गया उसका क्रम। एक पंक्ति बनी हुई है, अध्यापक जी ने कहा कि पहला बालक खड़ा हो जाओ या पांचवा बालक खड़ा हो, अंतिम बालक भी कह सकते हैं, तो पहला, दूसरा, पांचवा या 10वां, तो उसके क्रम के बारे में। इसी प्रकार समूह के बारे में, जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो ये सारे भी हो गए समूह, तो सारे, तो अर्थात कहने का मतलब सारे बालक बाहर आ जाओ, तो वो पूरा क्या पूरी उसके समूह के बारे में हो। दोनों बालक, यानी तुम लड़ाई कर रहे हो, दोनों बालक खड़े हो जाओ, दोनों दोनों गायें यहाँ पे लेके आ जाओ, दोनों, तीनों, चारों, तो अर्थात वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना, गिनती, आवृत्ति, उसके गुणा, उसके समूह के बारे में, उसके क्रम के बारे में बोध करवाए, उनको संख्यावाचक विशेषण में हम उनको पढ़ते हैं। अब इसके दो प्रकार हमारे प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है। एक निश्चितता का बोध करवाए, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, अर्थात वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चितता का बोध करवाते हैं। किसका बोध होगा, निश्चितता का बोध होगा। जैसे अभी हमने 1 2 3 4 गणना, निश्चित संख्या, जैसे गुणा, ये निश्चित है, 2 गुना 4 गुना, जैसे पहला दूसरा निश्चित है कि पहला खड़ा हो, तो निश्चितता का बोध करवा रहा है। दोनों, ये भी निश्चित समूह की निश्चितता का बोध। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चितता का बोध करवाएंगे, उनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब अनिश्चित का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित या निश्चितता का बोध करवाने में असमर्थ हैं, अर्थात वे उस संख्या की निश्चितता का बोध नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे इसमें कौन कौन से उदाहरण होंगे, जैसे होंगे कुछ, जैसे कुछ बालक, यहाँ 2 बालक, 5 बालक, 100 बालक, 50 बालक निश्चित हो गए। अब यहाँ कुछ से कोई 5 संख्या का बोध नहीं हो, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। कुछ, जैसे सारे, नहीं सारे तो ये हो रहा, जैसे थोड़े, अब थोड़े कितने, थोड़े से कोई उसका बोध नहीं हो रहा। जैसे कम, जैसे कम कम आदमी आए, जैसे यहाँ तो हमने क्या कहा, 2 गुने आ गए, 3 गुने आ गए, तो निश्चितता बोध हो गया। अब कम आए कि जितनी संख्या हमने हमने अनुमानित की थी आने की, जो हमने हमारी जो हमारा था कि हमारे विचार था इतने आएंगे, लेकिन उससे क्या कम आए, या जैसे कम से या क्या हो गया, बहुत आए, तो ये कम, थोड़ा, बहुत, जैसे ज्यादा, तो ये उसकी निश्चितता का बोध करवाने में असमर्थ है। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चितता का बोध नहीं करवा पा रहे, तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो हमने संख्यावाचक के बारे में उसकी
निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक वाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसका पांचवा प्रकार भी है और वो है, उसके प्रकार का नाम है, पांचवा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। तो जैसे हमने संख्यावाचक में उसकी गिनती, गणना, आवृत्ति, उसके क्रम, उसके समूह के बारे में पढ़ा, वैसे ही वे विशेषण शब्द जो किसी भी यानी संज्ञा या सर्वनाम की उसके मात्रा के बारे में बोध करवाए, उसके नाप के बारे में, उसके माप के बारे में या उसके तोल के बारे में बोध करवाए, वे विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब मात्रा कैसे, जैसे कि 2 लीटर दूध, ये मात्रा हो गया। जैसे 5 लीटर दूध, 4 लीटर, या उसके बारे में बोध है। जैसे नाप के बारे में, जैसे 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर, किमी, तो ये माप के बारे में। ऐसे कैसे नाप, उसके माप के बारे में, जैसे 2 गज कपड़ा, ठीक है। जैसे मात्रा में जैसे कह दिया कि पाव पाव दूध हो गया, तो ये उसकी मात्रा हो गई। ये उसके तोल के बारे में, जैसे 2 किलो, जैसे 2 किलो तोल के बारे में, 2 किलो शक्कर। तो ये कहने का मतलब हो गया कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप, तोल और नाप के बारे में जो बोध करवाए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण में हम पढ़ते हैं। इसके भी, इस संख्यावाचक की तरह इसके भी 2 प्रकार हैं। इसमें भी जो निश्चित मात्रा के बारे में बोध करवाएंगे उनको निश्चित परिमाणवाचक, और जो निश्चितता का बोध करवाने में जो असमर्थ हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक। अर्थात इनमें निश्चितता का बोध होगा। किसका बोध होगा? निश्चितता का। जैसे अभी हमने कहा 2 लीटर, पाव या आधो किलो, या कहा कि 4 किलोमीटर सड़क या 5 किलोमीटर सड़क। जैसे माप के बाद 2 गज कपड़ा, तो निश्चित उसके परिमाण के बारे में, 2 किलो शक्कर या पाव शक्कर, आधो किलो सब्जी, तो ये उसकी मात्रा, माप, तोल की निश्चितता का बोध करवाते हैं। उसी प्रकार अनिश्चितता या निश्चितता का बोध करवाने में वे परिमाणवाचक यानी संज्ञा विशेषण शब्द जो निश्चितता का बोध करवाने में असमर्थ हैं उन्हें अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चित परिमाणवाचक उनको विशेषण कहेंगे। यानी निश्चितता का बोध करवाने में वो क्या है? असमर्थ है, तो अनिश्चितता का बोध होता है उनसे। तो जैसे इसमें भी इसकी तरह, जैसे इसमें कुछ कोई था, तो इसमें भी क्या होगा? कम, ज्यादा, कि ज्यादा दूध डालिए, कम शक्कर। अचानक अपने घर में शक्कर खत्म हो गई है या दूध खत्म हो गया है, तो हम पड़ोस में जाते हैं कि थोड़ा सा दूध, अब थोड़ा सा कितना, वो उनको पड़ोस वाले को पता नहीं भाई 1 कप डालना है, 2 कप डालना है या पाव डालना है। तो पाव, 1 कप, 2 कप, निश्चितता का बोध हो रहा है। थोड़ा सा ज्यादा, मान लो नई नई बहू आई है घर में और उसके हाथ से घी गिर गया, तो वो अपने जल्दी जल्दी में साफ कर लेती है और सांस आती है, एकदम पूछती है कि क्या हुआ? कि बस कुछ नहीं, थोड़ा सा घी गिरा है या तेल गिरा है। तो थोड़ा सा, कम, ज्यादा, तो थोड़ा सा, कम, ज्यादा, तो ये है अधिक, अल्प, तो ये अल्प हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, ये उस परिमाण की, उसकी मात्रा का बोध नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा, दोनों के दो दो प्रकार हैं, उनका विश्लेषण किया। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस, जैसे एक प्रश्न हम इनकी चर्चा करते हैं और बहुत बार ये परीक्षा में आया है कि जैसे 2 दर्जन सेब और 2 किलो सेब। अब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है कि इसमें कौन सा विशेषण है। अब अगर मान लो, यहाँ देखिए ये प्रश्न, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि 2 दर्जन। अब दर्जन आते ही, दर्जन का मतलब हमें क्या पता है कि 1 दर्जन में 12 उसकी क्या होती है? संख्या होती है। तो अब यहाँ 2 दर्जन सेब का मतलब कितने होगी संख्या? 24 सेब होगी। अब इसका ये कहने का मतलब कुछ भी, यानी जहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, जहाँ उसकी गणना हो रही है, तो वो होगा संख्यावाचक। अब उसकी मात्रा के बारे में यहाँ क्या बता रही? मात्रा का बोध हो रहा है, तो तोल का बोध हो रहा है, अर्थात जो तोल का बोध होगा, मात्रा का बोध होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा परिमाणवाचक में। और जहाँ संख्या का बोध होगा, वो क्या होगा? संख्यावाचक में। तो अब ये उदाहरण परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए हमने आज इसकी चर्चा की कि अगर मान लो उसकी संख्या बोध हो कि दो 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 नारियल दीजिए, तो नारियल
का क्या हो गया, संख्या बोध हो गई। अब 2 में वो उसकी मात्रा कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर मान लो उसके किलो के मैं कि 2 किलो नारियल दीजिए, तो उस किलो में 2 किलो में 10 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, लेकिन वो उसकी मात्रा है, उसकी तोल है। और संख्या के बारे में बोध हो तो संख्या, तो हमने आज परीक्षा की दृष्टि से संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की चर्चा की। आगामी कालांश में हम इस विकारी शब्द के अन्य प्रकार क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।